फोर्थ लेक्चर में मैंने ये टेबल आपको बताई थी कि इस टेबल के सहायता से किस तरह से हम तीनों इंटरेक्शंस हैं जो प्रबल, विद्युत चुम्बकीय और दुर्बल, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। लेकिन इस टेबल को समझने के लिए कुछ और रूल्स हैं, नियम हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है, तभी हम इस टेबल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो वो नए और एक्स्ट्रा जो नियम हैं वो क्या हैं वो मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले है, जैसा यहाँ पे हमने देखा था, जो आइसो स्पिन है वो प्रबल अभिक्रिया में संरचित रहती है और विद्युत चुम्बकीय और दुर्बल अभिक्रियाओं में संरचित नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आइसो स्पिन है, वही चीज लिखी है, प्रबल अभिक्रिया में संरचित होती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तथा दुर्बल अभिक्रिया में आइसो स्पिन का संरक्षित होना आवश्यक नहीं है। ये इस चीज को थोड़ा ध्यान दें, आवश्यक नहीं है। यानी अगर संरक्षित नहीं है आई, तो विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया भी हो सकती है और दुर्बल अभिक्रिया भी हो सकती है। लेकिन अगर आई संरक्षित है तो तीनों अभिक्रियाओं में से कुछ भी हो सकता है। यानी प्रबल भी हो सकती है, विद्युत चुम्बकीय भी हो सकती है और वो दुर्बल भी हो सकती है। यहाँ लिखा है संरक्षित होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है संरक्षित नहीं है तो विद्युत चुम्बकीय और दुर्बल होंगी ही होंगी, कन्फर्म है वो तो। लेकिन अगर संरक्षित हैं तो हम ये नहीं कह सकते वो विद्युत चुम्बकीय नहीं होगी या दुर्बल नहीं होगी, उनमें संरक्षित भी हो सकती है। लेकिन संरक्षित नहीं है तो अभिक्रिया कन्फर्म है कि वो विद्युत प्रबल तो नहीं होगी, लेकिन विद्युत चुम्बकीय और दुर्बल अभिक्रिया हो सकती है। तो यहाँ मैंने टिक किया हुआ है ये। इसी तरह से स्ट्रेंजनेस का है। स्ट्रेंजनेस यानी विचित्रता कहाँ संरक्षित होती है? ये विचित्रता है, ये संरक्षित है प्रबल अभिक्रिया में और विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया में संरक्षित है, जबकि दुर्बल अभिक्रिया में संरक्षित नहीं है। तो यहाँ भी इसका यही मतलब है, स्ट्रेंजनेस प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित होती है, लेकिन दुर्बल अभिक्रिया में एस यानी विचित्रता का संरक्षित होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है इसका मतलब यह है कि अगर संरक्षित नहीं है तब तो दुर्बल होगी ही होगी, लेकिन संरक्षित है तो भी दुर्बल हो सकती है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, एक बार अच्छी तरह से पढ़ें इसको और समझें। संरक्षित नहीं है तब तो ये भी संभव, ये अभिक्रिया होगी या ये होगी। आई संरक्षित नहीं, सॉरी आई संरक्षित, एक मिनट ऊपर यहाँ पर आई संरक्षित नहीं है तो ये विद्युत चुम्बकीय भी हो सकती है और दुर्बल भी हो सकती है। लेकिन संरक्षित है तो भी ये क्रियाएं हो सकती हैं, तब तीनों ही हो सकती, तीनों में ही संभव है, कोई भी संभव है तीनों में से। संरक्षित है तो आई अगर संरक्षित है किसी अभिक्रिया में तो तीनों अभिक्रियाएं ही संभव हैं। लेकिन संरक्षित नहीं है तो भी ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो। अगर आई संरक्षित नहीं है तो प्रबल नहीं होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन ये दोनों हो सकती हैं, ये प्रबल नहीं होगी और ये दोनों में से कोई भी हो सकती है, आई अगर संरक्षित नहीं है तो, और संरक्षित है तो तीनों ही संभव है। ठीक है ना? तो यहाँ मैंने इसी चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाऊंगा भाई। और कुछ और नियम हैं दुर्बल अभिक्रियाओं के। तो दुर्बल अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये अभिक्रिया कौन सी होगी। तो दुर्बल अभिक्रिया के कुछ और नियम हैं। तो कोई भी दुर्बल अभिक्रिया इन दो नियमों में से किसी न किसी एक का पालन अवश्य करेगी। यानी या तो उसमें
विचित्रता संरक्षित नहीं हो रही होगी, या जो भी रिएक्शन है उसमें एक न्यूट्रिनो, कम से कम एक न्यूट्रिनो का उत्पादन हो रहा होगा। न्यूट्रिनो भी हो सकता है, एंटी न्यूट्रिनो भी हो सकता है, का उत्पादन हो रहा होगा। तो अब किसी अभिक्रिया में देखने से ही लग रहा है उसमें न्यूट्रिनो है, तो हम कह देंगे ये दुर्बल अभिक्रिया है। या एस संरक्षित नहीं है तो भी दुर्बल होगी। संरक्षित नहीं है तो दुर्बल कन्फर्म है, और संरक्षित है तो भी दुर्बल हो सकती है। संरक्षित नहीं है तब तो कन्फर्म है। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। ये दो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ये है और दूसरा ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए आप, यहां पर बैरियन नंबर संरक्षित, क्योंकि यहाँ कोई बैरियन है ही नहीं। ये इधर भी बैरियन नंबर 0, अभिक्रिया से पूर्व 0, अभिक्रिया के पश्चात 0, तो बैरियन नंबर भी कंजर्व है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व है और चार्ज भी कंजर्व है। अभिक्रिया से पूर्व चार्ज -1 और अभिक्रिया के पश्चात भी चार्ज -1, तो ये सभी संरक्षित है। अब आते हैं आई पर, आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन देखिए k माइनस के लिए 1/2, पाई माइनस के लिए 1 और पाई 0 के लिए भी 1। तो अभिक्रिया से पूर्व आइसोस्पिन 1/2 और अभिक्रिया के पश्चात आइसोस्पिन 2। अभिक्रिया के पश्चात आइसोस्पिन की जो वैल्यूज आएंगी, जो मैंने बताया था पहले एक नियम, इनका डिफरेंस करें, इनको ऐड करें तो डिफरेंस होगा 0 और ऐड करेंगे तो 2, तो 0 1 2। अभिक्रिया के पश्चात जो आई की वैल्यू है वो 0 1 2, तो ये इससे 1/2 से मैच नहीं कर रही, यानी आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है यहाँ पर। अब आई जेड, k माइनस के प्लस के लिए आई जेड होता है +1/2, उसका ये एंटी पार्टिकल है, तो k माइनस के लिए आई जेड हो जाएगा -1/2। आइसोस्पिन तो चाहे पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो, दोनों के लिए सेम होती है, लेकिन आई जेड का साइन चेंज हो जाता है, तो ये -1/2। पाई माइनस के लिए -1 और पाई 0 के लिए 0, तो अभिक्रिया से पूर्व आई जेड का मान हो गया -1/2, अभिक्रिया के पश्चात -1, तो आई जेड भी संरक्षित नहीं है। ना आई संरक्षित है ना आई जेड संरक्षित है। अब एस देखते हैं। इसके लिए k प्लस के लिए एस का मान स्ट्रेंजनेस होती है +1, लेकिन k माइनस है तो इसके लिए हो जाएगी -1। इधर इसकी स्ट्रेंजनेस 0, इसकी भी स्ट्रेंजनेस 0, तो स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व। तो यहाँ पर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो रही इस रिएक्शन में, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? दुर्बल अभिक्रिया, क्योंकि ये इस नियम का पालन हो रहा है। विचित्रता संरक्षित नहीं हो, यहाँ विचित्रता संरक्षित नहीं है, तो ये दुर्बल अभिक्रिया होगी। तो यहाँ मैंने लिखा है एस संरक्षित नहीं है, अतः दुर्बल अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया दुर्बल है। अब दूसरी अभिक्रिया लेते हैं। न्यूट्रॉन का डिके हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ देखते ही पता लग रहा है कि न्यूट्रिनो का उत्पादन हो रहा है इसमें, तो इस दूसरे नियम का पालन हो रहा है। डिके या क्षय में एक न्यूट्रिनो उत्पादित हो रहा हो, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो एक ही बात है, तो यहाँ उत्पादन हो रहा है, तो देखने से ही पता लग गया हमको ये दुर्बल अभिक्रिया है। हालांकि इसमें देखिए एस संरक्षित है, अभिक्रिया से पूर्व स्ट्रेंजनेस 0, अभिक्रिया के पश्चात भी स्ट्रेंजनेस 0। एस संरक्षित है यहाँ पर, लेकिन न्यूट्रिनो का उत्पादन हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक नियम का पालन हो रहा हो तो वो अभिक्रिया दुर्बल अभिक्रिया की कैटेगरी में आएगी। ठीक है ना। इस अभिक्रिया में एक एंटी न्यूट्रिनो उत्पादित हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया दुर्बल अभिक्रिया है। कुछ और नियम है, जैसे किसी भी दुर्बल अभिक्रिया में, जैसे मैंने बताया, एस संरक्षित भी हो सकता है और एस असंरक्षित भी हो सकता है, वायलेट भी हो सकता है। तो अगर एस में चेंज, तो एस में या तो चेंज 0 होगा या ±1 का चेंज होगा। दुर्बल अभिक्रिया में जो एस में चेंज है, स्ट्रेंजनेस में जो चेंज आएगा अभिक्रिया से पूर्व माइनस अभिक्रिया के पश्चात, तो जो भी चेंज आएगा वो या तो 0 होगा, या तो 0 मतलब या तो कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, या चेंज हो रहा होगा तो ±1 का होगा। +-1 से ज़्यादा का चेंज, एक से ज़्यादा का चेंज संभव नहीं है। अगर एक से ज़्यादा का चेंज हो रहा है तो वह अभिक्रिया
नेचर में, प्रकृति में संभव नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दिए हैं दो, ओमेगा माइनस का डिके हो रहा है न्यूट्रॉन प्लस पाई माइनस में, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है -3 और ये 0 स्ट्रेंजनेस वाले हैं, तो स्ट्रेंजनेस में चेंज हो गया 3 का, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस में चेंज है 2 का, तो 1 से ज़्यादा का चेंज हो गया स्ट्रेंजनेस में। इसलिए ये अभिक्रियाएं प्रकृति में पाई नहीं जाती, ये संभव नहीं है। तो स्ट्रेंजनेस में चेंज मैक्सिमम 1 का हो सकता है, 0 का भी हो सकता है। जैसे एक इस अभिक्रिया में था, एस में चेंज 0 था, लेकिन ये दुर्बल अभिक्रिया थी, तो एस में जो चेंज होगा 0 का होगा या ±1 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो 2 और 3 के चेंज हो रहे हैं, ये अभिक्रिया प्रकृति में नहीं पाई जाती। अगला नियम है, ऐसी दुर्बल अभिक्रिया जिसमें एस में चेंज हो रहा हो, यानी एस अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात समान नहीं हो, यानी डेल्टा एस इज नॉट कंजर्व्ड। ऐसी दुर्बल अभिक्रिया में अगर हो तो उसमें आई में यानी आइसोस्पिन में जो चेंज होगा वो 1/2 का होगा, यानी डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब है ऐसी दुर्बल अभिक्रिया जिसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो रही हो, संरक्षित नहीं हो रही हो, उस अभिक्रिया में आइसोस्पिन में जो चेंज होगा वो 1/2 का ही होगा। इससे ज़्यादा का चेंज संभव अगर हो रहा है तो वो अभिक्रिया भी संभव नहीं है, केवल 1/2 का चेंज संभव है। इसका एक एग्जांपल है, K माइनस का डिके हुआ पाई माइनस प्लस पाई 0, यहाँ चार्ज वगैरह ये सब संरक्षित हैं, स्ट्रेंजनेस संरक्षित नहीं है, इसकी स्ट्रेंजनेस -1, इसकी 0, तो चेंज इन स्ट्रेंजनेस 1 का हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें स्ट्रेंजनेस में चेंज हो रहा हो, उसमें आई का चेंज कितना संभव है, 1/2 का। तो अब यहाँ आई में चेंज देख लेते हैं। तो अभिक्रिया के पूर्व इसका आई है, K माइनस का आइसोस्पिन है 1/2, पाई माइनस का है 1 और पाई 0 का भी 1। तो अभिक्रिया से पूर्व आइसोस्पिन हो, अभिक्रिया से पूर्व आइसोस्पिन हो गई 1/2। अब अभिक्रिया के पश्चात आइसोस्पिन कितनी होगी, यहाँ दो आइसोस्पिन है 1 और 1, तो पहले हम डिफरेंस लेंगे तो 0 और प्लस ऐड करेंगे तो 2, तो 0 से लेकर 2 तक 1 का डिफरेंस लेते जाएंगे। तो अभिक्रिया के पश्चात आइसोस्पिन की वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1, 2। अब देखिए चेंज कितना हुआ, अभिक्रिया से पूर्व माइनस अभिक्रिया के पश्चात, तो 0 -1/2, फिर अभिक्रिया से पूर्व 1 -1/2, तो फिर 1/2 मॉडुलस ले लिया हमने, और 2 -1/2 तो 3/2। तो चेंज इन आइसोस्पिन की 3 वैल्यूज आ गई, 1/2, इसमें से 0 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये आएगा, वैसे तो माइनस आएगा लेकिन हम मॉडुलस लिया है 1/2, 1/2 और 3/2। तो इन तीनों में एक कहीं ना कहीं हमें 1/2 मिल रहा है, चेंज इन आई जो है ये 1/2 हमें मिल रहा है ये, तो ये अभिक्रिया संभव है। हालांकि 3 वैल्यूज हैं, इनमें एक 3/2 भी है, लेकिन हमें 1/2 तो मिल ही रहा है, ये 1/2। तो उपरोक्त डेल्टा आई के मानों में से डेल्टा मॉडुलस डेल्टा आई इक्वल 1/2 है, इनमें उपस्थित है, अतः यह दुर्बल अभिक्रिया संभव है। एक और नियम है दुर्बल अभिक्रिया का कि दुर्बल अभिक्रिया में चेंज इन स्ट्रेंजनेस इज इक्वल टू चेंज इन बैरियोनिक चार्ज। ये जो है बैरियोनिक चार्ज है, ये अभी बताऊंगा मैं, ये इस नियम का पालन होना आवश्यक है। जैसे ये एग्जांपल है, लैम्डा 0 डिके हो रहा है प्रोटॉन प्लस पाई माइनस। तो चेंज इन स्ट्रेंजनेस कैसे निकालेंगे, अभिक्रिया के पूर्व पहले स्ट्रेंजनेस निकालेंगे, अभिक्रिया के पश्चात स्ट्रेंजनेस, फिर तो अभिक्रिया से पूर्व स्ट्रेंजनेस लैम्डा 0 की होती है -1, प्रोटॉन की 0, पाई माइनस की भी 0, तो अभिक्रिया के पश्चात टोटल स्ट्रेंजनेस हो गई 0, अभिक्रिया से पूर्व हो गई -1, तो चेंज हो गया अभिक्रिया फाइनल स्ट्रेंजनेस, यानी अभिक्रिया के पश्चात स्ट्रेंजनेस 0 माइनस
अभिक्रिया से पूर्व स्ट्रेंजनेस यानी -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डेल्टा एस की वैल्यू होगी +1। अब Q निकालेंगे। Q का मतलब है बैरियनों का आवेश। तो इस अभिक्रिया में ये बैरियन है और प्रोटॉन बैरियन है, ये तो मेसॉन है, ये बैरियन नहीं है, तो हम केवल इन दो का आवेश का अंतर लेंगे। तो इसका तो आवेश 0 हो गया और प्रोटॉनों का आवेश +1, तो चेंज इन आवेश, फाइनल आवेश यानी +1 -0, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू +1 - 0 इज इक्वल टू +1, तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q। ये नियम का पालन हो गया। तो इसका मतलब ये वीक डिके संभव है। एनी वीक डिके विच वायलेट्स, इस नियम का जो भी वीक डिके दुर्बल अभिक्रिया पालन नहीं करती है वो नेचर में नहीं पाई जाती। ऐसी अभिक्रिया नेचर में नहीं मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है जो इस नियम का वायलेशन करेगी या इस नियम का पालन नहीं करेगी। अब आता है एक और है, यदि किसी अभिक्रिया में फोटोन भाग ले रहा हो, अभिक्रिया में देखते ही हमें पता लग जाएगा गामा लिखा हो कहीं फोटोन, तो हम देखते ही बता देंगे कि ये अभिक्रिया विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? विद्युत चुंबकीय। अगर फोटोन उसमें भाग ले रहा है, चाहे रिएक्शन से पहले हो चाहे रिएक्शन के बाद में हो, तो वो विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये कुछ नियम हैं, इनका भी जानना, इनका जो ऊपर टेबल दी थी उसको यूज करने के समय इन सारे नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी हम इस टेबल का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें कंफ्यूज, अगर केवल इसके सारे चलेंगे, सर हमने मान लिया संरचित नहीं है और बाकी चीज़ें संरचित हैं, लेकिन मान लीजिए ये संरचित हो गई और बाकी भी संरचित हैं, तो यहाँ विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया की भी संभावना हो जाती है, ऐसे ही दुर्बल अभिक्रिया की भी संभावना हो जाती है। तो ये जो दो नियम मैंने बताए थे, ये और नीचे जो नियम थे, उन सभी की जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी प्रबल है, कौन सी विद्युत चुंबकीय है तथा कौन सी दुर्बल अभिक्रिया है।